मम्मी जी, मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। अभी मम्मी का फोन आया था। बता रही थी कि दादी मुझे याद कर रही हैं। लगातार इलाज करवाया जा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह बहुत दिनों से मुझे याद कर रही हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। सास ने कहा, क्या बहू, तुम्हारे जाने से तुम्हारी दादी ठीक हो जाएंगी? घर पर रहो। और तुम्हें पता तो है कि आज तुम्हारी दोनों ननद और उनके ससुराल वाले आ रहे हैं। सब कुछ तुम्हें ही देखना है। सुमित्रा की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन इन 4 सालों में उसने कभी अपने ससुराल में अपनी जुबान तक नहीं खोली थी। जो कहा जाता चुपचाप कर देती, और गलती होने पर या ना होने पर भी चुपचाप डांट सह लेती। लेकिन शादी से पहले सुमित्रा ऐसी नहीं थी। लेकिन ससुराल जाते ही उसकी हर एक बात पर रोक टोक लगने लगी। घर की बहू जोर से नहीं बोलती। इतनी जोर से क्यों हंस रही हो? पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छी बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती, चुपचाप घर में रहती हैं। और अगर वह अपने पति से कुछ कहने की कोशिश करती, तो उल्टा उसका पति उसे ही समझाने की कोशिश करता। इसलिए उसने अपने पति से कहना ही छोड़ दिया था। शादी के 1-2 दिन बाद भी सुमित्रा पूरे घर की सफाई कर रही थी। सारा काम करने के बाद जब वह अपने कमरे में आई, तो देखा कि उसकी दोनों ननद, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, वह उसका सूटकेस खोलकर उसमें से अच्छी साड़ियां और गहने निकाल रही थी। सुमित्रा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने दोनों से कहा, तो दोनों मुंह बनाकर साड़ियां और गहने लेकर अपने अपने कमरे में चली गईं। रात को सुमित्रा ने अपने पति अक्षित से कहा, वह तो क्या हुआ, उन दोनों को चाहिए होगा इसलिए निकाल लिया होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए। अक्षित ने कहा, देखो, अब तुम बात को आगे बढ़ा रही हो। जो हुआ उसे भूल जाओ। वैसे भी दोनों की शादी की बातें तो चल रही हैं। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी हो जाएगी और दोनों अपनी अपनी ससुराल चली जाएंगी। फिर तुम्हारे सामान को कोई नहीं छुएगा। एक दिन बड़ी ननद को देखने लड़के वाले आए, जिसकी तैयारी पूरी अकेले सुमित्रा के कंधों पर आ गई। सारा खाना बनाना, घर की सफाई, मेहमानों की खातिरदारी, सब कुछ सुमित्रा ने बिना किसी मदद के किया। सबने उसकी तारीफ भी की, लेकिन उसकी सास और पति की तरफ से उसे एक तारीफ भी नहीं मिली। लड़कों वालों को लड़की पसंद आ गई। रिश्ता तय कर दिया गया। अगले दिन सुमित्रा की छोटी ननद ने भी जिद पकड़ ली कि उसकी शादी भी साथ में ही होनी चाहिए। जिससे सारा घर फिर से हलचल में आ गया, और इस बार भी सारा भार सुमित्रा पर ही डाल दिया गया। सुमित्रा दिन रात शादी की तैयारियों में जुट गई थी। सुबह का सूरज निकलते ही वो काम में लग जाती। कभी सब्जी काटती, कभी प्रेस करती, कभी मेहमानों के लिए कमरे सजाती। दोनों नंदों की शादी एक साथ हो रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह शादी सिर्फ उसी की परीक्षा बन गई है। सास हर थोड़ी देर में आवाज लगाती, सुमित्रा, जरा बर्तन तो धो दो। अरे सुमित्रा, मेहमान आ गए हैं, मिठाई सजाओ। सुनो बहू, जरा बाजार से यह भी ले आओ। सुमित्रा सब कुछ चुपचाप करती जा रही थी। अक्षित भी इस भागदौड़ में व्यस्त था, लेकिन अपनी पत्नी की थकान उसे कभी दिखाई ही नहीं दी। शादी के एक दिन पहले सुमित्रा हल्दी के लिए लोटा तैयार कर रही थी, तभी उसकी सांस फूलने लगी, पसीने से लथपथ चेहरा। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। थक तो नहीं गई? उसी रात जब सब सो गए, सुमित्रा अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठी थी। थकान से उसको पूरा शरीर दुख रहा था, और दिल तो कब का टूट चुका था। सास और दोनों नंदे उसके पास आई, तो उससे तबीयत पूछने की बजाय सास बोली, तुम्हारे मायके वालों को न्योता तो भेज दिया है। तुम उन्हें फोन करके बता देना कि तुम्हारी दोनों नंदों के लिए डायमंड का नेकलेस लेकर आए। दोनों को ही डायमंड बहुत पसंद है। और हाँ, दोनों के होने वाले पतियों के लिए भी सोने की अंगूठी होनी चाहिए। सुमित्रा बोली, माफ कीजिए, लेकिन यह मुझसे नहीं हो पाएगा। सास बोली, क्या मतलब नहीं होगा? यह तुम्हारे ही मायके का फर्ज है। अब हमारी लड़कियों की शादी में इज्जत चाहिए या नहीं? सुमित्रा बोली, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा की हालत और इतना खर्च, तो क्या मैं झूठ बोल दूं सबको कि हमारी बहू के घर वाले गरीब हैं, अपनी नंदों के लिए कुछ कर नहीं सकते? रात को सब सो गए। सुमित्रा अपने गहने के डिब्बे खोलकर बैठी, एक एक चीज देखती रही। हार मम्मी ने कितने प्यार से दिया था। यह चूड़िया पापा ने कहा था, जब थक जाओ
इन्हें देखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब कोई साथ नहीं था। सुबह होते ही वह गहने लेकर ज्वेलरी शॉप गई। कुछ बेचे, कुछ गिरवी रखे, लेकिन सास की डिमांड पूरी करने की हर जतन किया। शादी के एक दिन पहले सुमित्रा ने सास को डिब्बे थमाते हुए कहा, यह है दोनों के डायमंड नेकलेस और यह अंगूठिया। सास ने बिना कुछ कहे संभाल लिया और बोली, अच्छा है, वक्त पर सब हो गया। अब जाकर हल्दी की थाली तैयार कर लो। सुमित्रा ने सारी तैयारियां की और दोनों नंदे अच्छे से अपने ससुराल चली गई। अगले दिन मम्मी जी का फोन आया, मेरी दादी की तबीयत खराब है, वह पास के अस्पताल में एडमिट है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम को दोनों नंदों और नंदोई आए। सुमित्रा ने सबका बहुत अच्छे से स्वागत किया और खाना तैयार किया। दोनों नंदोई ने खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन ननद और सास से बर्दाश्त नहीं हुआ। यह खाना तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा खाना तो मेरी दोनों बेटियां बना लेती हैं। शाही पनीर तो पूछो मत, मेरी बेटियों के खाने के आगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी फेल हैं। और हाँ, है ना बहू, तुम्हें भी तो खाना मेरी दोनों बेटियों ने ही बनाना सिखाया है। लेकिन माँ जी, मेरे होते हुए तो दोनों दीदी कभी किचन में गई ही नहीं, और यह खाना मेरी माँ ने सिखाया है। सुमित्रा की बात सुनकर सभी लोग उसे देखने लगे। वहीं दोनों ननद और सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खाना खाने के बाद सास गुस्से में बोली, तुमने क्या कसम खा रखी है मेरी बेइज्जती करवाने की? अगर मैंने बोला था तो बोल देती कि इसमें क्या घट जाता। तेरा और तेरा नहीं तो क्या, लेकिन भाभी नहीं चाहती। साथ ही साथ दोनों नंदों की भी सुमित्रा पे हावी हो रही थी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आप लोग मुझसे गुस्सा हो रहे हैं। यह सब छोड़, यह बता, जब कुछ देर बाद मेरी बेटी और दामाद अपने घर जाएंगी तो तू उन लोगों को क्या देगी? देख, मेरी दोनों बेटियों को डायमंड की अंगूठी चाहिए और दोनों दामादों को सोने की चैन, ताकि इनके ससुराल वालों को भी पता चले कि तू अपनी नंदों से कितना प्यार करती है। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना कुछ नहीं है, तो आपके मायके वाले क्या कर रहे हैं, उनसे मांग लीजिए। मैं अपनी इकलौती बेटी को मना थोड़ी ना करेंगे। मुझे पता है कि वह लोग मुझे मना नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं मम्मी जी कि मैं हर वक्त अपने घर वालों से मांगती रहूं। मैंने और अक्षित ने डिसाइड किया था कि हम दोनों चारों लोगों को चांदी का एक एक सिक्का दे देंगे। और वैसे भी गिफ्ट देने से प्यार नहीं होता, और ना ही किसी को तोहफे देने से किसी के प्यार को तोला जाता है। तूने मेरी बेटियों को भिखारी समझ रखा है, अपने पास ही रख अपने चांदी के सिक्के, और नहीं तो क्या। भाभी, हम दोनों आपकी नंदे हैं और आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगी, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं। अक्षित जो बाहर से गुजर रहा था, सारी बातें सुनकर सुमित्रा के पास आया और अपनी माँ और अपनी दोनों बहनों से बोला, भाई, आप तो भाभी का पक्ष लीजिएगा। इनके मायके से इन्हें इतना सब कुछ मिला है, अगर ये थोड़ा हमें दे देंगी तो ठीक है। सुमित्रा, जाओ और इन दोनों को जो कुछ भी चाहिए इन्हें दे दो। सुमित्रा ने अपना सर हिलाया और उन दोनों को दे दिया। दोनों नंदे कुछ घंटे बाद अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने ससुराल के लिए निकल गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। जैसे ही वह त्योहार आता, सास कहती कि अपने नंदों के ससुराल में उनके लिए और उनके परिवार के लिए तोहफे भेज दो। अगर सुमित्रा कभी कहती तो उसके पास कुछ नहीं है, तो सास इसका बक्सा खोलकर उसमें से अच्छी सी साड़ियां निकालकर अपनी बेटी के लिए भेज देती। लेकिन फिर भी सुमित्रा चुप रहती। जब उसकी दोनों नंदों को कुछ चाहिए होता, तभी वह फोन करती, वरना उसका हालचाल तक नहीं पूछती। सुमित्रा से जितना बर्दाश्त हो रहा था, वह बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी बर्दाश्त की सीमा कम हो रही थी और धीरे धीरे उसने मना करना शुरू कर दिया। उसने अपने सामान पर ताला लगाना शुरू कर दिया। तो सास बोली, ऐसा भी क्या खजाना रखा जो ताला लगा रही हो? सुमित्रा बोली, खजाना तो नहीं, लेकिन मम्मी जी, जब कोई बिना बताए आपका सामान उठाकर किसी को देने लगे तो ताला तो लगाना ही पड़ता है। क्या कहने का मतलब है तेरा? यही कि मेरे पास कुछ भी नहीं है किसी को देने के लिए, और अगर मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए अपनी प्यारी नंदों को महंगे महंगे तोहफे भेजने पड़ेंगे तो ठीक है, मैं उन दोनों से प्यार करती ही नहीं। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, तुझे तो मैं अक्षित से ठीक करवाऊंगी। रात को जब अक्षित आया तो सास ने रो रो कर बड़ा चढ़ाकर उसे सारी बात बताई। बदले में अक्षित बोला, जब से सुमित्रा यहाँ आई है तब से देख रहा हूँ माँ, आपका उसके लिए व्यवहार
यहाँ तक कि उसने अपने आप तीनों की फरमाइश पूरी करने के लिए अपनी माँ के कुछ गहने गिरवी रख दिए, तो कुछ बेच दिए, तो अभी भी उसने अपने गहने निधि विधि को दे दिए, और यहाँ तक कि आपने उसकी सारी महंगी साड़ी उन दोनों को बेच दी। लेकिन फिर भी उसने बर्दाश्त किया, और यह सब आपकी दोनों बेटियों के साथ होने लगी, तो मैं अब उससे किसी बात के लिए राजी नहीं कर सकता। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको चैन की रोटी खानी है तो उसके लिए अपना व्यवहार बदलिए, वरना अगर वो अपने मायके चली गई तो सबसे दिक्कत हो जाएगी। आपको ही अगला दिन सुमित्रा घर का काम कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। उसके मायके से था। सुमित्रा ने बात की और भागते हुए अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है। अभी मम्मी का फोन आया था, बता रही थी कि दादी मुझे याद कर रही है। लगातार इलाज करवाया जा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह बहुत दिनों से मुझे याद कर रही है, इसलिए मुझे जाना होगा। सास बोली, घर पर रहो, और तुम्हें पता तो है कि आज तुम्हारी दोनों नंदे और उनके ससुराल वाले आ रहे हैं। सब कुछ तुम्हें ही देखना है, उनके सामने हमारी नाक कटनी नहीं चाहिए। सुमित्रा बोली, वाह माँ जी, वहाँ मेरी दादी की तबीयत खराब है और आपको अपनी बेटी और उनके ससुराल वालों की पड़ी है। अब तक मैं चुपचाप आपकी सारी बातें मानी, लेकिन आज नहीं। आज मुझे अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात भी सुन लो। अगर तूने इस चौखट को पार किया तो कभी तू इस घर के अंदर नहीं आएगी। सास को लगा था कि सुमित्रा डर कर मान जाएगी, लेकिन सुमित्रा बाहर जाने लगी, तभी अक्षित ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बोलकर दोनों निकल गए। सास बस देखती रह गई। सुमित्रा अक्षित के साथ अपने मायके गई तो उसे पता चला कि उसकी दादी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। सुमित्रा पूरी तरीके से टूट गई थी। वहीं अक्षित उसे संभाल रहा था। 2 दिन बाद सुमित्रा अक्षित के साथ अपने ससुराल आई तो सास ने तो चौखट पर ही रोक दिया। बोला, क्या हुआ महारानी, तुझे तो लगा था कि तू साल भर अपने मायके रुकने जाएगी। क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस आ गई? बस माँ, अगर आपने एक और शब्द सुमित्रा के लिए बोला तो मैं अभी सुमित्रा को लेकर कहीं और रहने चला जाऊंगा। आपको नहीं पता कि सुमित्रा ने अपनी दादी को खो दिया है। वो अंदर से टूट गई है। उसके परिवार वाले उसे रोकते रहे, लेकिन फिर भी वह सिर्फ आपके लिए यहाँ वापस आई, ताकि उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। और आप, खैर, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। बोलकर अक्षित सुमित्रा को लेकर घर के अंदर चला गया, और सास उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। धीरे धीरे सारी बातें याद करके उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा, और उन्होंने सुमित्रा से माफी मांगी, तो सुमित्रा ने भी उन्हें बड़प्पन दिखाते हुए माफ कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।